आज हम बात करेंगे फिजिक्स के फॉर्मूलाज के ऊपर। आप सभी के मन में यही डर होता है कि सर फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं और उन सारे चैप्टर्स में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कैसे उसको एक पेपर में लिखा जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम आपको फार्मूला सीट भी देंगे एकदम फ्री में, कैसे कहाँ मिलेगा थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। साथ में हम आपके साथ कुछ रिवीजन भी करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए होता क्या है बेसिकली फिजिक्स के अंदर, जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक चैलेंज आपके सामने आता है और वो चैलेंज ये आता है कि फॉर्मूला सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से फॉर्मूला है। अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि ये फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को सही तरीके से कैसे लिखना चाहिए, कितनी बार लिखना चाहिए, जिससे कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सके, साथ में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें यहां पर देखना होता है। हम बात करना चाहेंगे फिजिक्स के वो फॉर्मूला सीट जो मैंने रेडी किया है, तैयार किया है आप सभी बच्चों के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिछले एग्जाम में भी बच्चों ने इसका लाभ लिया था। और देखिए यहाँ वो पी चैप्टर से स्टार्ट है, चैप्टर 3 से लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं और थोड़ी सी बातचीत के बाद आपके सामने सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो हमने दिया है मोमेंटम का दिया है। बहुत ही आसान तरीके से है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। खैर एनीवे, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले मोमेंटम की हम बात करते हैं तो बेसिकली मोमेंटम क्या कहता है। देखिए मोमेंटम का सिंपल फंडा मोमेंटम कहता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास होना चाहिए। उसका मास होना चाहिए बोले तो क्या मास होना चाहिए, मतलब ये हम कहते हैं कि जी हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी में हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोमेंटम बेसिकली दो चीजों का मल्टीप्लाई कर देना है हमें, मास और वेलोसिटी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मोमेंटम हमें मिल जाएगा। इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया। इतना आपने पढ़ लिया, आपके मोमेंटम की सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी सपोज कि ये खुद है ना, और ये मान के चलिए इनका मास 50 केजी है। ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो जी इनका मोमेंटम क्या होगा तो मास इंटू वेलोसिटी होगा। डेट मीन 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम हो गया विद एसआई यूनिट। तो बहुत आसान तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉर्मूला है, आपने एक दो एग्जाम्पल किया और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम बात करना चाहेंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? बेसिकली सेकंड लॉज ऑफ मोशन की जब बात करते हैं, इनका बहुत ही सिंपल फंडा है। ये कहते हैं कि देखो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, राइट? तो जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद आप देखते हो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी डेवलप होता है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि उसके वेलोसिटी में भी चेंजेज आते हैं। तो उसी को कोरिलेट किया है एक्सटर्नल फोर्स को इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ में। अच्छा एक बात मैं आपको साथ क्लियर करना चाहूंगा, ये वाला जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। वहां नहीं समझ में आता है तो मैं आपको और एक सिंपल तरीका बताता हूं, यहाँ जहां पर आपको इस पीडीएफ के साथ साथ में फ्री लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है GCCN iOS क्लासेस। उसमें आपको जाना है फिजिक्स के कोर्स में। जब वहां पर जाएंगे रिकॉर्डेड सेक्शन में तो वहां पर फ्री में बहुत सारे डेमो लेक्चर्स भी हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन का, वर्क एनर्जी का, जिसका आप लाभ ले सकते हैं और वहीं पर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक साथ दो काम आपका हो जाएगा। इसके साथ ही ऐप में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिए हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। साथ में हमने आपके लिए एक सैंपल पेपर भी फ्री कर रखा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक ऐप में इतनी सारी चीजें आपको मिलती है जो केवल और केवल आपके मोबाइल में, आपके हाथ में रहेगा। चलिए तो आगे बात करना चाहेंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन की। सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये हमारा फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी और डेल्टा टी के। अब डेल्टा पी डेल्टा टी क्या कहता है? डेल्टा हमने क्या आपको बेसिक में बताया था, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं यहां पर हूं, यहां पर से मैं यहां पर जा रहा हूं। जब मैं यहां पर था
तो मेरी मास, जो मेरा मास है वो तो वही रहेगा। मान लो मैं अगर 60 kg का हूं तो मैं यहाँ 60 kg का रहूंगा, यहाँ भी 60 kg का रहूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। हो सकता है मेरी वेलोसिटी यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो और यहाँ पर आ गया तो मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ जो चेंज देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लाई जब होगा तो ऑब्वियसली इसमें चेंज आएगा। तो ये आ गया डेल्टा पी, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात हो रहा है और इसी को कोरिलेट कर देंगे। फाइनली हम एक फॉर्मूला के पास पहुंचेंगे जो होता है F इज इक्वल टू ma। इसको न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। इसके ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कई तरह के सवाल इसके ऊपर पूछे जाएंगे, जैसे कई बार आपको फोर्स दे दिया जाएगा, आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा, आपको मास पूछेगा कितना होगा, या हो सकता है आपको मास दे दिया जाए, एक्सेलरेशन दे दिया जाए, आपको फोर्स पूछा जाए, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो इंपल्स की बात आती है। बेसिकली इंपल्स क्या होता है, देखिए जब हम इंपल्स की बात करते हैं तो इंपल्स का जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है। इंपल्स कहता है, देखो बहुत सिंपल इंपल्स कहता है, जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है वही आपका क्या होता है, इंपल्स होता है। तो यानी कि अगर हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, देखो एक वर्ड से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपने मोमेंटम देखा, उसके बाद आपने चेंज इन मोमेंटम देखा, है ना। यहां पर आपका मोमेंटम कुछ है, यहां पर कुछ है, अगर केवल इसका चेंज निकाल देते हैं तो आपको इंपल्स दे देता है। इनफैक्ट अगर आप इस फॉर्मूले में देखें ध्यान से, तो इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा पी निकालना हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने जो रास्ता आपको बताया है हमारे ऐप में जाने का, वहां जाइए, वहां जाके फ्री लेक्चर्स का लाभ लीजिए, वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और आप सभी बच्चों के लिए हमने अभी कॉम्बो पैक ऑफर दे रखा है जिसका लाभ बहुत बच्चे ले रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस कॉम्बो पैक का लाभ इतने बच्चे लेंगे और इतने खुश होंगे। हमने तो बस आपके लिए लिखा था चलो ठीक है दे देते हैं बच्चों के लिए, बट काफी अच्छा फीडबैक है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को हमने देखा जो 10 से 15 दिन में भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास भी अगर 10-15 दिन का भी समय है, मैं कहता हूं 10 दिन का भी टाइम है, बहुत अच्छा कर सकते हैं मेहनत करके। आगे बात कर सकते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट इंपल्स क्या हो गया, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड हो गया यहाँ पर। उसी तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं। जब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, जहां पर रिकॉयल ऑफ गन की बात करते हैं। जब एक बंदूक होता है ना तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। बेसिकली लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, बट लीनियर वर्ड अगर हम नहीं भी बोलेंगे तब भी हम लीनियर ही अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? देखिए एंगुलर होता है, लीनियर होता है। जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे बात करते हैं तो उसे हम लीनियर कहते हैं, और अगर वही सर्कल पे बात करते हैं तो उसे हम एंगुलर के नाम से जानते हैं। तो हमें एंगुलर ना पढ़ के लीनियर के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल कहता है कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो सिंपल सा कहता है कि देखिए कोई भी काम होने से पहले आप देखिए यहां पर मान लो कि बुलेट है और गन है। क्या है? बुलेट और गन है। मैं इसको मिटा दूं, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि मुझे पता है इसका लेक्चर में डिटेल में बना रखा है। मुझे ये भी पता है कि फॉर्मूला सीट आपके हाथ में आने वाला है, बट आपके साथ एक रिवीजन में आ रहे हैं ताकि घर में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों को कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए मान के चलिए कोई हम लोग गन लेते हैं, मान लो एम मास है गन का, और जो बुलेट होता है छोटा सा, इस तरीके से जो बुलेट उसका मास एम है यहाँ पे। अब जैसे बंदूक की बात करते हैं इस तरीके से, रिकॉइल इस तरह से अगर हम बंदूक की बात करेंगे, इसका टोटल मास कितना एम, और यहां से जो बुलेट निकलेगा ये वाला, ये जो बुलेट निकलेगा इसका मास कितना है एम है यहां पर। तो अक्सर आप देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, जब ये इधर की ओर जाता है तो एक झटका पीछे की ओर आता है ना। ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो होता क्या है कि भले इस बुलेट का मास कम हो लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और इस गन की बात करें, इसका भले ही मास ज्यादा है लेकिन इसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होता है, यहां वेलोसिटी कम होता है, इसीलिए दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यह मिलता है कि एम इंटू वी प्लस कैपिटल एम इंटू आई इज इक्वल टू 0। यानी ये किस पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम कर रहा है यहां पर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेम केस में आगे बात करते हैं, रॉकेट इंपल्सन की बात करते हैं। रॉकेट इंपल्सन क्या कहता है, देखिए रॉकेट इंपल्सन कहता है यहां पे कि आप, सिंपल तरीका आपको बता रहे, रॉकेट इंपल्सन क्या कहता है कि रॉकेट में जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसका जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल वाला पार्ट होता है ना, वो नीचे की ओर आ रहा होता है। तो वो एक्शन अगर नीचे की ओर है तो उसका रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा, उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर वो आगे बढ़ेगा। तो भाई इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर है।
ऐसे में आपको और आगे बताना चाहूँगा बहुत सिंपल तरीके से। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर सीट में, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। वर्क डन का भी यहाँ पर दिया है। मेन चीज़ें कराना तो बहुत चाहते हैं, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने मिल रहा है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप का हो, पूरा सिलेबस यहाँ पर हमने आपको दिया है। यहाँ पर मैं आपको केवल आपको दिखा दे रहा हूँ साथ में कि आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर है ये सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर हम कुछ मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं, दिख रहे हो सारा। अगर इतनी सारी चीज़ें आपने याद कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। और जैसा हम कहते हैं 30 दिनों का सिलेबस कंप्लीट करने का होता है, बच्चे तो कमाल कर रहे हैं, 10-15 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। खैर एनीवे, तो मैं आपको वापस लेके आना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ, ये देख लीजिए, हमने फिजिक्स का VVI सीरीज भी दिया है जिसको बहुत बच्चे पढ़ते हैं। 30 to 40% इसका वेटेज होता है। तो मैं आपको लेके आता हूँ, एनीवे यहाँ पर लेके आता हूँ। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रॉकेट इंपल्सन के बारे में देख लिया है, रॉकेट कैसे मूव करता है उसका हमने देख लिया है। इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है कि A इज इक्वल टू स्मॉल m, A इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू V अपॉन कैपिटल M। ठीक है। फ्रिक्शन की बात यहाँ पर की गई है। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक ग्राफ भी आपसे पूछता है फ्रिक्शन को लेकर कुछ इस तरीके के, कि मान के चलिए फ्रिक्शन ग्राफ है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पे जाके फिर इस तरीके का हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये बेसिकली ये स्टैटिक का वो पॉइंट होता है जहां पर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होके उतना ही रहता है, चाहे जितना भी आप बढ़ा लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग में ये बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ज्यादा समझ में आएगा। एक बक्सा है, बक्से की कैपेसिटी है 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का फ्रिक्शन वो मैक्सिमम लगा सकता है। अब हम गए बक्से को ऐसे पुश करने के लिए, तो जब हम बक्से के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बक्सा थोड़ी ना 100 न्यूटन लगा देगा। भाई आपके पास 100 रुपया, आप मार्केट में गए तो 100 का 100 रुपया खर्च कर दोगे। आपने मोमोज खाया 20 रुपये का, तो मोमोज वालों को बोलोगे भैया 100 रुपया ले लो, करे नहीं तो 20 का, या नहीं जी तुम 100 रुपया ले लो, तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही तो करोगे। यानी कि हम अभी और ज़्यादा हमें लगाने की ज़रूरत है। फिर हमने 30 न्यूटन लगाया तो बदले में उस बक्से ने हम पे 30 न्यूटन लगाया। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसकी मैक्सिमम क्षमता जो है एफएस मैक्सिमम जो है मान लो 100 न्यूटन है, मान लेते हैं। अब आप इधर आपने लगाया 50 न्यूटन, ध्यान समझो, तो आपका बच्चों का कहना है कि सर इधर से ये 100 न्यूटन लगा देगा, तो फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। आप लगाने गए 50 न्यूटन, उधर से वो एक्स्ट्रा 50 लगा रहा है, मतलब आपका 50 कैंसिल करके तो फिर आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, मतलब आप आगे आगे बक्सा पीछे पीछे, तो जो कि इनलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं है, ना ही ऐसा पॉसिबल है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो आपको समझना चाहिए। ये फ्रिक्शन के ऊपर है, बहुत सारे फॉर्मूला जो आपके सामने हैं। वर्क एनर्जी आप अच्छे से जानते हैं, वर्क क्या होता है। तो जी वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से चेंज करके दूसरे पोजीशन पे जाता है, उसके बीच में एक डिस्टेंस आता है, तो हम कहते हैं कि यहां पर वर्क डन हुआ है। क्या बोलते हैं, यहां पे वर्क डन हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस बेसिकली यहां पर आपने फोर्स लगाया, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस यहां पर d ले सकते हैं, s ले सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहां वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन ये इतना समझना काफी नहीं है, ये क्लास 9th के लिए अच्छा है। अगर 11th 12th की बात करते हैं तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है जी, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपको फॉर्मूले बनाने के लिए एफ डी कॉस थीटा करना पड़ता है। बोले तो कई बार फोर्स ऐसे ना लग के फोर्स ऐसे भी लगता है। ऐसे कंडीशन में ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्टेंस है, इसके बीच में एंगल थीटा है, और इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू लेते हैं। आप सभी अलर्ट रहना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है। अब क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जिधर फोर्स लग रहा होता है उधर ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होने की वजह से हमें यह रटवा दिया गया है कि आपका फोर्स और डिस्टेंस खाली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल है तो आपको देना पड़ेगा। अगर ग्रेविटी की बात करें तो आप
इस तरह से वर्टिकल में भी बात कर सकते हैं। मैं केवल शॉर्ट में निकालता जा रहा हूं, मैंने डिटेल में पढ़ाया इन चैप्टर्स को, बहुत डिटेल में पढ़ाया जिसको आप समझ सकते हैं। ये मत समझना कि बस ऐसे ही करते जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है कि भाई जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिनको नहीं पढ़ा हुआ है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक को समझना। इन टॉपिक को बिना समझे, बिना पढ़े क्या आप एग्जाम में पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अपना समय बर्बाद कर रहे हो, एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, साल खराब कर रहे हो। अभी से भी अगर आप लग जाओगे मेहनत करने के लिए तो मैं कहता हूं बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट यहां पे। तो अब यहां पर देखिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग का है, ग्रेविटी का है। पावर की बात करते हैं। पावर आप सभी जानते हैं, पावर क्या होता है? कितना वर्क डन किया गया है और टाइम कितना लगा है। अगर किसी काम को करने में किसी को कम समय लगता है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पावर है उसके पास में। अब बोलते हमारा बहुत पावर है, हमारा मंत्रियों तक पहुंच है, हमारा तो भाई इतना पावर है कि हम एक कॉल करते हैं और हमारा वो काम हो जाता है। जबकि उसी काम को लिए आपके बड़ा लंबा समय लग सकता है। एक दीवार को तोड़ना है, एक आया, एक घूंसा मारा, दीवार को तोड़ दिया। एक आदमी आया, उसको पूरा 2 घंटा लगा दीवार को तोड़ने में। बताइए किसका पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसका कम समय लगेगा उसका पावर ज्यादा है। तो हमें यह कहना है कि भाई आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हैं, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। फिजिक्स के अंदर मेरा एक बेसिक फिजिक्स का वीडियो है जो आप सभी को देखना चाहिए, जिसमें हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया है। उस बेसिक फिजिक्स के बिना फिजिक्स को आप नहीं समझ सकते हैं। और उसी में एक टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर, जिसमें फिजिक्स में हमने बेसिक फिजिक्स में क्लियर किया है। लगभग 1 घंटे के ऊपर का वीडियो है और आपको वहीं मिलेगा, हमारे कोर्स में मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो डेमो क्लासेस में आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं। अब आपके घर में भी आप यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं, वाट यूज करते हैं, आप यूनिट बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं बिजली बिल, कैसे निकालते हैं? आप कोई बल्ब खरीदते हैं तो क्या जाके बोलते हैं भैया कितने वाट का है? घर वाले बोलते हैं देखो ज्यादा वाट का मत लेके आना। पहले के टाइम में जो बल्ब होता था, इस तरह से जो बल्ब होता था वो 100 वाट का होता था। आज की डेट में जो बल्ब आता है वो 10 वाट का आता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक बल्ब इसके 10 बल्ब के बराबर है ना। ऐसे करके जो है हमारा 10 बल्ब एक साथ जलेगा कंटिन्यू, इस तरीके से ऐसे 10 बल्ब जलेंगे और ये अकेला जलेगा तो उतना ही बिजली की खपत करेगा। लेकिन वाट का कनेक्शन कैसे होता है यूनिट से? कैसे डिसाइड होता है कितना बिजली बिल आएगा? तो बहुत सिंपल तरीका है कि कभी भी आपको कैलकुलेशन में वाट ना यूज करके किलो वाट यूज करना है। यानी कि जैसे 100 है तो यहां आप 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे 2 जीरो जाएगा, 0.1 किलो वाट। तो सिंपल कहता है कि अगर आपको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको किलो वाट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किलो वाट करना पड़ेगा। अब जी किलो वाट की जब बात करते हैं तो वहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है यहाँ पे? क्योंकि लोग सोचते हैं कि वाट में ही काम हो जाए। नहीं 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 नहीं, आप किलो वाट कीजिए। दूसरा टाइम, अब टाइम को सेकंड में कभी मत लेना, आप टाइम को आवर में लेना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट आ जाएगा। देखो अब आपको एग्जांपल समझाते हैं। मैं चाहता हूं ये बल्ब अगर मान के चलो 10 घंटा यूज होता है, मैंने इस 10 घंटे तक इस बल्ब को जलाया। ध्यान समझना, 100 वाट का बल्ब है तो मैं एनर्जी जब निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? P इंटू टी लिखूंगा। बोलो क्या लिखूंगा? P इंटू टी लिखूंगा। तो अगर P इंटू टी लिखूंगा, कंडीशन क्या है? हमारा P होना चाहिए किलोवाट में और हमारा टाइम होना चाहिए आवर में। 10 घंटा ऑलरेडी आवर में ही है, हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया 0.1। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे साथ कीजिए, 0.1 इंटू 10 करेंगे। यानी कि अगर हम 10 घंटे तक यूज करते हैं तो हमारा जो डाटा यहां आता है 1 यूनिट बिजली बिल खपत होगा। कितना? 1 यूनिट बिजली बिल यहां पर खर्च हो रहा है। और सेम अगर हम 10 वाट के 10 बल्ब जलाते हैं तब भी हमारा 1 यूनिट बिजली बिल होता है। तो आप बताओ 10 कमरों में 10 बल्ब जलाना पसंद करोगे या एक ही जगह पर एक बल्ब को जलाकर 1 यूनिट बिजली बिल उठाओगे? ऐसे करके आप अलग अलग डिवाइसेस का निकाल सकते हैं। आखिर एसी इतना क्यों बिल लेता है? क्योंकि एसी जो चलता है आपका, ऐसे होते हैं ना जो 2000 वाट तक होता है, 1500 वाट तक होता है। अगर कोई एसी है वो 2000 वाट का है, मतलब अगर 1000 से हम डिवाइड कर दें तो 2 किलो वाट का एक एसी है, जिसको 2 टन भी कहते हैं। 1000 वाट को 1 टन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एसी। तो अगर आप 2 टन का एसी खरीदते हो और उसको आप केवल 1 घंटा चलाते हो तो आपका 2 यूनिट बिजली बिल खर्च होता है। अगर 1 यूनिट 7 रुपए का है यानी 1 घंटे में 14 रुपए आपके खर्च हो गए। 10 घंटा दिन भर एसी चला दिए, 140 रुपए आपका उड़ गया। तो ऐसे करके कैलकुलेशन यहां किया जाता है। डिटेल हमने चैप्टर में बताया है। एनर्जीज की बात करते हैं। एनर्जीज क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप जानते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है आपका, है ना, एक आपका जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है।
अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। यानी कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल और आपका कितना मास है ये देख लो और उसकी स्पीड कितनी है। जो भी स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, उसका स्क्वायर कर देना और मास से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ 1/2 लिख देना, तो ये आपको दे देगा काइनेटिक एनर्जी। कभी आपने ध्यान दिया है साइकिल चलाते हुए पैडल मारते हैं, पैडल क्यों रेगुलर आप बढ़ाते हैं, क्योंकि पैडल मारने से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा, मान लो वेलोसिटी 2 टाइम बढ़ा, स्क्वायर कर देंगे सीधे 4 गुना बढ़ गया। वेलोसिटी को हम 5 करते हैं, स्क्वायर कर देंगे सीधे 25 गुना बढ़ गया। तो ये फॉर्मूला का कमाल है जहां पर हमारा बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज और जो आप लोग इग्नोर मत करना, ये यूनिट याद कर लेना, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर की बात करते हैं, जो मोटर वगैरह में HP कहते हैं, पूछा जाता है कितने HP का, कितने हॉर्स पावर का मोटर है, ठीक है, तो 1 HP 746 वाट का होता है। बाकी चीजें आप ध्यान रखना। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है आपसे, वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम को शॉर्ट में हम लोग WE थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, W थ्योरम भी कहते हैं। मेरा तो मानना है एनर्जी भाई आपकी हाई होनी चाहिए। हाउ इज द जोश हायर सर, अगर आप मरे से टूटे से ऐसे रहेंगे क्या आप पढ़ेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो टीचर पढ़ाने वाला उसके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए। 100 घंटे से ऊपर का लेक्चर मैंने बनाया है, एकदम हाई एनर्जी में पढ़ोगे तो एकदम अंदर से आग लग जाएगा। और तभी तो बच्चे 10 दिन 15 दिन में पढ़ाई करके हमारे कोर्स में 90-95 ले आते हैं। रीजन है ना, हमने अपना बेस्ट दिया, आप भी अपना बेस्ट दो किसी फील्ड में, देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। तो यहां एनर्जी की बात है। W थ्योरम कहता है कि देखो आपको निकालना है वर्क। क्या निकालना है, वर्क। वर्क 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इस वर्क को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका वो देखा जिसमें हमने FD cos थीटा किया था, जिसमें हमें फोर्स मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, कितना ट्रेवल किया, कितना एंगल है, वर्क हमारा निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर मान लो हमें फोर्स नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, एंगल वैंगल कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। हेलो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या, 1/2 mv²। अब सोचने वाली बात है, मास तो बदलता नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट का लिया जाए, भाई मेरा मास 60 kg, मैं यहां पर हूं तो 60 kg का, अब मैं कहीं और चला जाऊंगा थोड़ी देर में तो क्या मेरा 65 kg हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। चेंजेस देखने को मिलता है वेलोसिटी के अंदर। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर कहता है कि ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बंदर बैठ गया, उस पर हाथी बैठ गया तो मास बढ़ गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो बड़े लेवल का होता है, जेई वगैरह क्वेश्चंस में आते हैं, यहां पर नहीं पूछता है। तो आप समझिए ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, आपका वेलोसिटी में ही चेंज आएगा। तो जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक आदमी है, ये दौड़ रहा है, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको लगता है कि इसके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया है, अगर ये नहीं भागेगा तो इसको आज काट लेगा। तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और यहां पर कर लेता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां पर जब इसका 2 मीटर पर सेकेंड था तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे 1/2 mv², और यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे 1/2 mv²। अब मान लेते हैं कि इस इंसान का मास 50 kg है, ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 × 50 और u² मतलब 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली 4 कर देता हूं, 2 × 2 = 4 और ये आ गया 100। और मैं डायरेक्टली इसको जूल में लिखना पसंद करूंगा, एनर्जी जूल में लिखी जाती है और वर्क भी जूल में होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 × मास, इसका भी वही 50 से बदलेगा थोड़ी ना, ये 25 कर देता हूं डायरेक्टली, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा। इसको कट करता हूं, ये 25 हो गया और ये हो गया 625 जूल। अब देखिए दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था, WE थ्योरम। कहीं भी आपसे वर्क पूछा जाए, दिमाग में 2 चीज सेट करना। पहली चीज ये कि क्या फोर्स दिया है, क्या डिस्टेंस दिया है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कोई एंगल दिया है, अगर ये दिया है तो उससे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं दिया है तो आ जाना WE थ्योरम पे और यहां लिखना W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वही वर्क की वैल्यू होगा। देखो यहां पर कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्टेंस की बात नहीं है, कोई एंगल की बात नहीं है, फिर भी हम बता देंगे कि इसने कितना वर्क किया। और कैसे बता देंगे, तो यहां डेल्टा
कैसे बताएंगे? डेल्टा के इज इक्वल टू के फाइनल, के इनिशियल, के फाइनल कितना 625 जूल माइनस 100 जूल, यानी आ गया 525 जूल, और ये वर्क हो गया। और बिंदास तरीके से आपका आंसर सही हो गया, टेंशन फ्री तरीके से, चाहे 1 मार्क्स का हो, एमसीक्यू हो, चाहे कुछ भी हो, आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो कितना कमाल की बात है, अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में अच्छे तरीके से आ जाए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मतलब कई बच्चों को केवल फॉर्मूला ना याद रहने की वजह से जो उनका 80% आ सकता था 60% पे झूला झूलने लग गए। ये गलती आप मत करना। आगे बात करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला की लिस्ट है, अगर मैं ऐसे करूंगा 4-5 घंटे का कम से कम लेक्चर बनेगा, और उतना मैं नहीं बना सकता हूं। बाकी आपको खुद ही करना होगा, खुद ही पढ़ना होगा। और बाकी अगर हमारा लेक्चर आप लेते हैं तो उसमें तो नो डाउट आप इस लायक बन जाएंगे कि सारा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि जो भी चीज हम आपको बताए हैं, जो एनर्जी है, जो तरीका है पढ़ने का, एक एक फॉर्मूला को 5 टाइम्स कम से कम लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, आपका लिखना यहां बहुत जरूरी है। जो बच्चे सोचते हैं 1-2 बार कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बचपन में ABCD सीखने के लिए इतनी पिटाई आपकी हुई है, 2 का टेबल 3 के टेबल हुई है, तो इतनी पिटाई, इतनी बार आपने लिखा है कि आज भी आपको याद है। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा? मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एक फॉर्मूले को 10 बार लिखवाता हूं। आप मेरी बात मान के देखो ना, आप मात्र 2 से 3 दिन खाली ट्रायल मोड में ये काम करके देखो, ये जितने फॉर्मूले हैं ऐसे याद हो जाएगा कि आप खुद कहोगे सर मजा आ गया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिन बच्चों ने भी इस तरीके से पढ़ाई किया है या जैसा भी किया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।